हेलो एवरीवन। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत का एक क्विक रिवीजन करेंगे। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत बना ही क्यों। ठीक है, इसके पहले एक पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं इंडिया का, एक छोटा सा ओवरव्यू के लिए। कुछ जो भी है, कहानी 1175 ईस्वी के आसपास की है। तब इस वाले इलाके में एक बहुत बड़ा एम्पायर था सल्जुक तुर्क के नाम से। और अच्छा, यहाँ पर इस मैप में अगर देखें तो एक पहाड़ है जिसका नाम है हिंदू कुश। और जितने भी आक्रमणकारी भारत आए हैं वो यहाँ पर एक पास है खैबर, और एक यहाँ पर बोलन नाम से। ठीक है, ये है खैबर और ये बोलन। बहुत बार तो यही क्वेश्चन है कि बोलन और खैबर पास है कहाँ पे, दर्रा जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो हिंदू कुश पहाड़ पर। यहाँ पर एक छोटी सी रियासत थी 1175 ईस्वी के आसपास, गौर नाम से। और यह इसके जो राजा थे मोहम्मद गौरी, मोहम्मद ऑफ गौर या मोहम्मद गौरी। इस राज्य का ये एक्सपेंशन चाह रहे थे। इस तरफ एक्सपेंशन हो नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे सल्जुक एक बड़ी रियासत, और दूसरी तरफ यहाँ पर गजनवी एम्पायर भी बड़ा था। तो इसके पास एक ही था कि ये इंडिया में आए इस वाले रास्ते से, इसका जो स्टार्टिंग का प्लान था। और फिर ये गुजरात का इलाका जीतकर फिर गजनवी एम्पायर को वो हर तरीके से घेर ले और फिर इस तरफ में एक्सपेंशन हो। तो मोहम्मद गौरी ने जो पहला आक्रमण किया 1175 ईस्वी में, यहाँ से वो पहले मुल्तान, यहाँ ये पाकिस्तान का इलाका मुल्तान, इस पास से होते हुए मुल्तान, और मुल्तान से फिर गुजरात। गुजरात में मुल्ला राज द्वितीय, मुल्तान को तो इन्होंने जीत लिया था बट मुल्ला राज द्वितीय से ये हार गए, ये वापस से अपने देश आए। और अगला अटैक इन्होंने इस तरफ से किया था पंजाब, और पंजाब से फिर दिल्ली जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान थे। तो ये एक्सपेंशन होता है, पहले पाकिस्तान का इलाका, पाकिस्तान का पंजाब, फिर दिल्ली, और ये गौरी एम्पायर बढ़ता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि गुजरात के शासक से हार गए थे, एक इम्पोर्टेंट। दूसरा इम्पोर्टेंट है दिल्ली में राज्य उस समय था पृथ्वीराज चौहान का, तो दो लड़ाई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1191, 1192 तराइन। तराइन फर्स्ट बैटल में वो हार गए, बट तराइन के सेकेंड बैटल में ये जीत जाते हैं। और इस तरीके से ये इस वाले रीजन में इनका साम्राज्य फैल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले राजा मोहम्मद गौरी, बट इनका जो शासन मतलब राजधानी था वो दिल्ली नहीं था उस टाइम इसकी राजधानी लाहौर ही थी। ठीक है, अब 1206 ईस्वी के आसपास, 1206 ईस्वी में ही मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है, या मोहम्मद गौरी मार दिए गए। और फिर इसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कहते कुतुबुद्दीन ऐबक जब बच्चा था उस टाइम पर ही वो एक गुलाम था जिसे कि किसी पर्शियन काजी ने खरीदा था, और फिर वहाँ से वापस से उनको बेच दिया जाता है सल्जुक तुर्क के हाथों। और जब ये लड़ रहे होते हैं मोहम्मद गौरी सल्जुक तुर्क से, तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को फिर ये खरीद लेते हैं मोहम्मद गौरी, और फिर इसे ट्रेनिंग तो पहले ही मिल चुका था बचपन से इसे आर्चरी का या लड़ाई करने का, और ये सेना में शामिल कर ले मोहम्मद गौरी, और फिर वहाँ से टॉप रैंक तक पहुँच जाते हैं। तो उस समय जो सबसे काबिल उसका ऑफिसर था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये राजा बन जाता है 1206 ईस्वी में। और चूंकि ये गुलाम था इसलिए इसके आगे जितने भी राजा हुए इस वंश में, इसी के नाम से पड़ा गुलाम वंश। इवन इल्तुतमिश जो इसके बाद बनता है वो इसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। यानी कि ये गुलाम हो गया मोहम्मद गौरी का, ये गुलाम हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो गुलाम ने ही रूल किया स्टार्टिंग में, तो उस वजह से यहाँ पर नाम पड़ जाता है गुलाम वंश का, कुतुबुद्दीन ऐबक। जो इंपॉर्टेंट इवेंट है इसके टाइम पर वो एक बार देखते हैं। सबसे पहले एक तो इन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की, राजधानी
उस टाइम पे लाहौर। ठीक है। इंडिया में जो फर्स्ट मस्जिद बनता है कुव्वतुल इस्लाम नाम से, वो इसने बनाया। आर्किटेक्चर में देखते इसने क्या क्या काम किया है। एक मस्जिद बनाया कुव्वतुल इस्लाम, ये इंडिया का फर्स्ट मस्जिद भी बोला जाता है, इंडियाज फर्स्ट मॉस्क। एक और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में है। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसके टाइम में कुतुब मीनार बनना स्टार्ट हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट इल्तुतमिश के टाइम पर हुआ। ठीक है। कुतुब मीनार बना किसके नाम पर, काफ़ी टाइम ये पूछा जाता है। तो ये एक सूफी सेंट थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर बना था ये। ठीक है। एक और इसका इंपॉर्टेंट, इसका एक टाइटल था लाख बख्श। ये इसलिए दिया गया था इसको टाइटल क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डोनेशन करते थे, यानी डोनेशन बहुत ज़्यादा करते थे, इस वजह से इसको ये टाइटल मिला था। और इसकी मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते हुए, जो आज का पोलो है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसके बारे में पूछा जाएगा। एक टाइटल आर्किटेक्चर में जो हुआ, ये 3, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किसके नाम पर है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। मृत्यु कैसे हुई, चौगान खेलते हुए, चौगान हो गया आज का पोलो। ठीक है। इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई 1210 ईस्वी में, और यहाँ पर फिर इल्तुतमिश राजा बनता है। ठीक है। इल्तुतमिश ने सबसे पहला काम किया कि इसके जस्ट पहले राजधानी कहाँ थी, लाहौर में। इसने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया लाहौर से दिल्ली। इवन स्टार्ट भले कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया हो गुलाम वंश का, बस जो कंसोलिडेशन बोलते हैं, जिसने कि काफ़ी व्यवस्थित किया, वो इल्तुतमिश ने ही किया था। ठीक है। तो इसके टाइम पर लाहौर से दिल्ली राजधानी शिफ्ट होता है। इसके टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, वो ये था कि चंगेज खां का आक्रमण हुआ था। तो काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन होता है भारत पर चंगेज खां का आक्रमण कब हुआ था। वैसे डायरेक्ट तो आक्रमण नहीं हुआ था इंडिया बाउंड्री के अंदर, लेकिन दरअसल हुआ क्या था उस टाइम पर, अगर आप मैप देखेंगे, ठीक है, मंगोलिया से चंगेज खां एक राजकुमार का पीछा कर रहे थे, और वो राजकुमार जहाँ जहाँ भी जा रहा था, चंगेज खां की आर्मी उधर ही उसके पीछे जा रही थी। तो वो राजकुमार इस जगह पर आकर, ये चूंकि एम्पायर था दिल्ली सल्तनत का या इल्तुतमिश का, तो वो इस तरफ इंटर करना चाह रहा था, बट इल्तुतमिश को इंटर करने दिया नहीं। इस वजह से चंगेज खां की आर्मी फिर यहाँ से होते हुए आगे निकल गई। ठीक है। तो इसके टाइम पर बोला जाता है कि चंगेज खां का आक्रमण भारत पर हुआ था। ठीक है। अच्छा, इसने एक चीज़, लाहौर से दिल्ली, ये कैपिटल शिफ्ट। अपना शासन को बहुत मजबूत करने के लिए इसने एक सिस्टम स्टार्ट किया था, एकता। एकता सिस्टम क्या हुआ, इसके समझते कि जैसे एक दिल्ली सल्तनत है, एक राजा हो गया, इसने अपना गवर्नर अलग अलग जगहों के प्रशासन संभालने के लिए गवर्नर बना। जैसे यहाँ गवर्नर, यहाँ गवर्नर, ये गवर्नर करता क्या था, यहाँ से लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करता था, ज़मीन से जो भी उपज है उसका हिस्सा लिया और उससे अपना राजकाज संभालता था। बट इसमें एक चीज़ ये था कि जैसे किसी एरिया से मान लेते कि 100 रुपया उसने कलेक्ट किया। अच्छा, इस इक्तेदार बोलते थे या वली भी बोलते हैं, जो एकता का हेड होता था। ठीक, अब किसी इलाके का कोई इक्तेदार है, ठीक है, जैसे ए नाम का एक आदमी इक्तेदार है, और यहाँ से उसने टोटल जो कलेक्ट किया वो 100 रुपया है, तो इसमें से इसी 100 में से वो कुछ रुपया अपना खर्च करेगा प्रशासन संभालने में, और जो कुछ एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको वापस से वो कैपिटल जहाँ भी है राजा को पहुँचा देगा। तो जो एक्स्ट्रा रकम, जैसे कि 60 रुपया खर्च कर दिया, 40 बचा,
ये 40 रुपया फवाजिल कहलाता था। तो एक टर्म आता है कि फवाजिल क्या है, इवन ये टर्म यूपीएससी में पूछा जा सकता है फवाजिल क्या है। तो फवाजिल वो एक्स्ट्रा रकम है जो इक़्तिदार के पास बच जाता था और वो सेंट्रल ट्रेजरी में जमा कर देता था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अच्छा, इक्ता प्रणाली स्टार्ट कब हुआ था? एकदम से अगर बहुत स्टार्ट की बात कर, भारत में तो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, याद भी रख सकते हैं, ई है इक्ता, इल्तुतमिश का ई है। ठीक है, बट ऐसे अगर बहुत शुरू से देखें तो जब प्रॉफेट मोहम्मद थे उसने स्टार्ट किया था इक्ता प्रणाली को, और फिर वहाँ से वो अरब के बाद सल्जुक तुर्क ने अपनाया, उसका जो भी गजनवी या गौरी इधर वंश था तो उसी मतलब यहीं से होते हुए फिर वो भारत में आया था। हाँ, इक्ता सिस्टम हो गया। और इल्तुतमिश ने क्या किया, जो कुतुब मीनार बन रहा था पूरा कंप्लीट हुआ नहीं था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में, तो जो रेस्ट काम था वो इसके टाइम में पूरा हुआ है। ठीक है, यानी कि कुतुब मीनार का कंप्लीशन यहाँ पर हुआ है। कुतुब मीनार ये बन गया पूरा। एक और चीज़, हाँ, इल्तुतमिश के टाइम में एक और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक तो उसका इक्ता सिस्टम था, दूसरा एक और इम्पोर्टेंट था वो था चहलगामी। चहलगामी क्या था, आज का अगर हम पार्लियामेंट के हिसाब से सोचें तो कुछ वैसा था कि एक प्रधानमंत्री होगा और फिर कुछ मिनिस्टर होंगे। तो चहलगामी में टोटल 40 लोग थे और ये सारे तुर्क अमीर ही थे, अमीर से बोलते हैं या मतलब तुर्क में जो काफ़ी रईस लोग थे, तो टोटल 40 लोग होते थे। ये मेनली सजेशन देते थे कि कैसे अपना सरकार चलाना है इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश के टाइम में एक चहलगामी सिस्टम भी स्टार्ट हुआ था, इसमें 40 सरदार थे जिसका काफ़ी नियंत्रण होता था प्रशासन के देखभाल में, जिम्मेदारी में, कोई भी डिसीजन लेने में। तो हाँ, इल्तुतमिश के टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंट था एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले लाहौर से दिल्ली कैपिटल हो गया, चंगेज खां का आक्रमण हुआ, इक्ता एक सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, फवाजिल एक टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझिए, कुतुब मीनार का कंप्लीशन हो गया, चहलगामी हो गया। ठीक है, आगे। अच्छा हाँ, इल्तुतमिश के टाइम में इसकी एक बेटी थी और इल्तुतमिश एक बार लड़ाई करने गुजरात के दौरे पर था। तो 1230 ईस्वी के आसपास का बात है, 1230-31। तो इस टाइम पर इसको कुछ दिन के लिए सिर्फ प्रशासन संभालने मिला था, इसलिए क्योंकि इल्तुतमिश नहीं थे वहाँ पर, तो इन्हें काफ़ी अच्छा प्रशासन संभाला था। और इस वजह से ये बाद में जाके इल्तुतमिश के मौत के बाद ये दिल्ली की शासिका बनती है। इवन दिल्ली सल्तनत में एकमात्र वुमेन है जो रूलर बनती है और इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट वुमेन रूलर है दिल्ली के हिसाब, दिल्ली पे शासन करने वाली। तो इम्पोर्टेंट है दिल्ली सल्तनत की शासिका रज़िया सुल्ताना। ठीक है, इवन इसे काफ़ी अपोज किया गया था। जो चहलगामी में जो 40 सरदार थे, तुर्क कबाइल थे, उन्होंने काफ़ी अपोज किया था कि कोई मुस्लिम वुमेन कैसे शासन कर सकते, बट इन्होंने किया था। इसके बाद ये बलबन राजा बनता है। ठीक है, इसने क्या क्या अपनाया था, एक तो सैल्यूटेशन का प्रकार है कि आप अदब से कैसे पेशा राजा के सामने, तो इसने स्टार्ट किया था सजदा और पैबोस, दो चीज़ें। सजदा में तो जैसे नमाज में सजदा करते हैं वो है, पैबोस का मतलब होता है कि राजा के फीट को टच करना, किस करना, किसिंग फीट ऑफ मोनार्क। ठीक है, और सजदा तो जो झुककर सजदा करते हैं। तो ये सैल्यूटेशन का प्रकार इसने, अच्छा इसको ख़त्म कर दिया गया था आगे जाके अकबर ने। तो यहाँ से दो क्वेश्चन होता है कि स्टार्ट किसने किया, बलबन ने, खत्म किसने किया, अकबर ने। ये दो चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ स्टार्टिंग में है, जजिया। कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने जजिया स्टार्ट किया था और इसे ख़त्म किया था अकबर ने। तो जजिया भी आता है। जजिया क्या है, नॉन मुस्लिम के ऊपर जो टैक्स लगता था वो है जजिया। ठीक है, टैक्स तो था ही सब पर। बलबन, इसका एक और चीज़ है ब्लड एंड आयरन। ये एक टर्म यूज किया गया है, ये इसलिए ब्लड एंड आयरन टर्म को यूज किया गया था, किया जाता है हिस्टोरियन के द्वारा, या कहते हैं कि बलबन का ये एक सिस्टम ही था। होता क्या है कि दिल्ली सल्तनत के आसपास जो राजपूताना इलाका था, जो कि कभी एक्सपेंशन करना चाह रहा हो या उसको मतलब मेनली बलबन ने काफ़ी क्रूरता से अपने विरोधियों को दबाने के लिए एक नीति अपनाई थी कि जो भी है उसको मार देंगे या टॉर्चर करेंगे। तो उस पूरे नीति को एक वर्ड से डिफाइन किया गया जिसे ब्लड एंड आयरन बोलते हैं।
तो याद रख सकते हैं ब्लड बलबन, ठीक। और बलबन ने क्या किया था, चहलगामी को ख़त्म कर दिया था। जो 40 सरदारों का ग्रुप होता था जिसका नियंत्रण होता था राजकाज में, इसको इसने ख़त्म कर दिया था, ठीक है। और हाँ, कंसोलिडेशन काफ़ी अच्छा किया था इसने दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। और इससे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। और लास्ट में, अच्छा ये सब तो ममलूक वंश का पढ़ रहे थे हम लोग, गुलाम वंश का, यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक से गुलाम वंश, फिर इल्तुतमिश, रजा सुल्ताना होते हुए फिर और भी कुछ राजा हुए, और लास्ट में ये ख़त्म हो जाता है कैमूर से। तो याद रख सकते हैं, जैसे गुलाम वंश का लास्ट राजा क से नाम है, इसको ख़त्म कर दिया खिलजी ने आके, ठीक है। यानी क से कौन सा राजा था लास्ट में, कैमूर, और इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया खिलजी यानी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। तो याद रख सकते हैं क से एक राजा था, उसे ख से किसी ने ख़त्म कर दिया। तो ये लास्ट राजा है गुलाम वंश का, ठीक है। तो ये पूरा ओवरव्यू गुलाम वंश का था। अब आगे खिलजी वंश का देखेंगे। खिलजी वंश में जो हमको पढ़ना है, एक तो उसका ड्यूरेशन है 1290 से 1320, काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन है। इसका स्थापना किसने किया था, जलालुद्दीन खिलजी ने। इसके साथ कौन कौन थे, एक सेना, अलाउद्दीन खिलजी इसका सेनापति, इसका भतीजा और इसका दामाद, तीनों था रिलेशन में। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये थोड़ा पीसफुल था। सेनापति कौन था, अलाउद्दीन, और इसकी हत्या भी कर दी गई थी अलाउद्दीन के द्वारा ही। अलाउद्दीन ने ही इसकी हत्या की थी, कब, 1296 में, ठीक है। अलाउद्दीन ने वैसे 1290 से देखें तो 1296 तक काफ़ी सहायता किया था जलालुद्दीन खिलजी का। सहायता क्या कि इसके राज्य में स्टार्टिंग में 1291 में, 1292 में काफ़ी सारे रिवोल्ट हो जाते थे, तो उस रिवोल्ट को सप्रेस किया था अलाउद्दीन ने, और यहाँ से काफ़ी विश्वास भी जीता था इसका कि ये इसका एक लॉयल बना रहेगा और एक लॉयल सेनापति बना रहेगा। इसलिए काफ़ी सारे रेड भी हुए थे, और रेड से जो भी धन इकट्ठा होता था तो वापस से इसको दे दिया जाता था। बट एक अलाउद्दीन ने एक काफ़ी बड़ी प्लानिंग की थी कि शुरू में हम रेड करेंगे और जो भी लूटेंगे वो राजा को पहुंचा देंगे, और विश्वास जीतने के बाद इसको रेड करके जो बड़े मतलब काफ़ी ज़्यादा धन इकट्ठा करेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे इसको हटाने के लिए। यानी ये कि रेड करना है और स्टार्टिंग में ये दिखाना है कि हम जो भी लूट रहे हैं वो यहाँ के ट्रेजरी में जा रहा है, बट बड़ा प्लानिंग ये था कि उससे धन जो इकट्ठा होगा उसका इस्तेमाल करेंगे इसके सेना को हराने के लिए। और 1296 ईस्वी में यही किया गया था अलाउद्दीन के द्वारा। वैसे अलाउद्दीन ने काफ़ी रिफॉर्म्स लाया था, काफ़ी रिफॉर्म्स किया था सल्तनत के अंदर। जैसे इसके कहते हैं 3 रिफॉर्म्स किए थे, एक तो आर्मी के लिए, एक मार्केट के लिए और एक लैंड रिवेन्यू के लिए। आर्मी के लिए क्या रिफॉर्म था कि यहाँ पर एक तो परमानेंट आर्मी होगा, ठीक है, दूसरा दाग एवं चेहरा, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि उस टाइम पर ऐसा था कि घोड़ा बहुत अच्छे नस्ल का चाहिए, घोड़ा बहुत अच्छे नस्ल का चाहिए। राजा लोग अच्छे नस्ल का घोड़ा खरीदते थे, बट जिसको रखने दिया जाता, जो अस्तबल का मालिक होता था वो क्या करता था, अच्छा घोड़ा लिया, मार्केट में बेचा और उसके जगह रिप्लेस कर दिया थोड़ा कमज़ोर घोड़ा से। तो अलाउद्दीन ने इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि जो भी घोड़ा आएगा उसको एक राजकीय निशानी दे दिया जाएगा उसके जिस्म पे, ताकि इसको कभी एक्सचेंज न किया जा सके। तो दाग का मतलब घोड़े से रिलेटेड था कि घोड़ा पर एक निशान दिया जाएगा। और चेहरा से मतलब है जो भी सेना होगा, जो सैनिक है उसका पूरा एक बायोडाटा, जस्ट लाइक आज का एक आधार कार्ड, कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्या मतलब वो घुड़सवार है या पैदल सैनिक है या और तीरंदाज है, जो भी है उसका पूरा डिटेलिंग वो इस सेक्शन के अंदर होगा, ठीक है। आर्मी के अंदर ये रिफॉर्म्स था। दूसरा रिफॉर्म्स था मार्केट के अंदर। मार्केट में क्या किया गया था कि ब्लैक मार्केटिंग बंद, ब्लैक मार्केटिंग को उसने सीधे बंद कर दिया। दूसरा कि दाम ना बढ़े, इसके लिए वो खुद ही बहुत ज़्यादा वो, जैसे कि अभी है था ना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इकट्ठा करके रखता है कि इतना अनाज हमारे पास है, तो ये खुद अनाज इकट्ठा करके रखता था और फिर वहाँ से उसको बहुत कम प्राइस पे बेचता, जो मार्केट पर उससे कम प्राइस पे बेचता था। ये एक रिफॉर्म किया था इसने मार्केट रिफॉर्म्स के अंदर।
तीसरा रिफॉर्म्स होता है लैंड रिफॉर्म्स। इसने जो भी लैंड रिफॉर्म इनिशिएट किया था वो आगे जाके कंटिन्यू शेरशाह ने किया, और फिर वही बंदोबस्ती आगे जाकर अकबर ने किया था, टोडरमल जो हम पढ़ते हैं आगे जाके मुगलिया सल्तनत के अंदर। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म में क्या क्या किया, एक तो बोला कि 50% टैक्स लगेगा, और ये जो टैक्स देना होगा या तो आप इसको कैश में देंगे या फिर जो भी उपज हो रहा है उस उपज से देंगे। एक और चीज़ था कि 80 अगर किसी के ज़मीन में कुछ गड़ा हुआ धन मिल गया तो 80% तक राजा के यहाँ जमा करना होगा, और 20% ही वो किसान या जो भी आदमी है वो मालिक होगा। जबकि इसके पहले ऐसा नहीं था, इसके पहले रिवर्स था कि 20% ही राजा को देंगे और 80% खुद का होगा जिसके ज़मीन के अंदर कुछ धन निकलेगा। बट अलाउद्दीन ने इसे चेंज किया था। लैंड रिफॉर्म में और भी कुछ चेंज किए हैं बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर मार्केट में क्या था कि दाम ना बढ़े इसके लिए मतलब ग्रोसरी को इकट्ठा करना है, दाम बढ़ने से रोकना है, दाम बढ़ने से रोका। ठीक है, और ब्लैक मार्केटिंग को भी ख़त्म कर दिया। ब्लैक मार्केटिंग बंद कर दिया गया। इन्होंने और भी अच्छा, और इसने क्या क्या चेंज किया था, इसने एक 4 ऑर्डिनेंस भी बोलते हैं, इसने लाया था 4 ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस के अंदर क्या किया था, शराबबंदी, ठीक है, एल्कोहलिज्म बैन था इसके टाइम पर। एक चीज़ था कि जो नोबल है वो असेंबल नहीं हो पाएंगे ना इंटरनली मैरी करेंगे, एक ऑर्डिनेंस के अंदर ये था। एल्कोहलिज्म बैन था, और क्या क्या था इसमें, ठीक है, कॉन्फिस्क लैंड। ठीक है, एक और चीज़ क्या था कि स्पाई सिस्टम को बहुत अच्छा, जासूसी जो इसकी व्यवस्था थे उसको काफ़ी मजबूत किया था अलाउद्दीन ने। ठीक है, एक और चीज़ था कि नोबल इंटरनली मैरी नहीं करेंगे, ना वो जमा हो पाएंगे एक जगह। नोबल मतलब जो जैसे बोलते हैं ना चहलगामी सिस्टम में आमिर्स थे जो कि काफ़ी कंट्रोल करते थे। नोबल्स का मतलब हो गया जो बड़े लोग थे, बड़े घराने के लोग। नोबल्स कुड नॉट गैदर एंड इंटरनली मैरिड, कुड नॉट गैदर एंड मैरी। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में जो सब लोग भूल जाते हैं अलाउद्दीन का कंट्रीब्यूशन का, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था जो हमको एटलीस्ट सुनना तो चाहिए, वो ये था उस ज़माने में 1290 के आसपास, 1290 1300 ईस्वी, मंगोलों ने काफ़ी आक्रमण किया था इंडिया के ऊपर। कहते हैं कि 12 इन्वेजन से ज़्यादा सिर्फ इन्होंने रोका था। यानी कि अगर इंडिया को बचाया गया था मंगोल के अगेंस्ट किसी ने तो अलाउद्दीन खिलजी ही था। अगर मंगोल आ जाते तो फिर वो किस तरह से डिस्ट्रॉय करते थे किसी भी जगह को, चाहे वो बगदाद का ले लें या किसी और शहर का ले लें, तो वो तो एक हिस्ट्री का ही पार्ट है, मतलब एनालाइज करने का। अगर मंगोल किसी जगह गया तो उस जगह फिर कुछ भी नहीं बचता था। अलाउद्दीन खिलजी ने हर बार मंगोलों से भारत की रक्षा की थी। ये चीज़ इसका एक कंट्रीब्यूशन समझे या जो समझे, बट अलाउद्दीन खिलजी ने रोका था। एक बार तो ये है कि जब वो पद्मिनी वाला लड़ाई हुआ था तो वहाँ से रिटर्न हो रहा था और उसी टाइम मंगोल का आक्रमण होता है। तब उसने अपने सैनिकों का, उसके सैनिक तो थके हुए थे, तो फिर भी उसने ये किया कि जो रेगिस्तान वाला इलाका था उसमें एक ट्रेंच मतलब गड्ढा खोद दिया, उसके अंदर सैनिकों को छुपा दिया और फिर आने दिया मंगोल्स को। जब वो वहाँ पर लड़ाई होता है मंगोल को पता ही नहीं चला कितने सैनिक हैं, तो उस हारा हुआ सैनिक से भी उसने मंगोल को हरा दिया था। तो ये इसका काफ़ी और मतलब कंट्रीब्यूशन बोला, या एक जनरल्स बोल सकते हैं कि एक अच्छा जनरल्स था। और अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, ये पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण में रेड किया था, साउथ इंडिया में। इसके पहले किसी सुल्तान ने नहीं किया था। होयसल हो, पांड्या तक भी पहुंचा था। इसका अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है, इसका एक सेनापति था मलिक कफूर, ये आता हमेशा सेनापति जिसने कि दक्षिण में रेड किया था। ठीक है, एक और सेनापति उलुग खां। उलुग खां तो इसका भाई ही था। ठीक है, और इसने बनवाया क्या क्या,
अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई से याद रखना है, अलाई दरवाज़ा, ठीक है, अलाई मीनार, ये सब कुतुब मीनार कैंपस में दिख जाएगा, अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा, ठीक। मलिक कफूर ने क्या कहा था, दक्षिण में आक्रमण। इसके टाइम पे और कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ, आमिर खुसरो और निज़ामुद्दीन औलिया। आमिर खुसरो इसी के टाइम में थे, काफ़ी बड़ा नाम है। क्यों? ये क्या थे आमिर खुसरो? पोएट थे, संगीतज्ञ भी थे। इवन एक गाना है जो बहुत ही फेमस है, दमादम मस्त कलंदर, सूफी सॉन्ग, वो आमिर खुसरो के द्वारा ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो आमिर खुसरो इसके दरबारी कवि भी थे, और इसके टाइम में निज़ामुद्दीन औलिया, सूफी सेंट, निज़ामुद्दीन औलिया। तो ये सारा चीज़ यहाँ से जानने का है। फिर 1216 में, 1200 नहीं, 1316 इनका अंत हो गया, और फिर इसके बाद चला भी नहीं खिलजी वंश। 1320 में तो फिर ख़त्म ही हो गया। पंजाब का गयासुद्दीन तुगलक ने रिवोल्ट कर दिया, और फिर इसके अंतिम राजा खुसरू खां को हटा दिया। कब का बात है? 1320 का। यहाँ पर खिलजी वंश खत्म हो जाता है, ठीक है। अब आगे तुगलक वंश। अच्छा, एक और चीज़, अलाउद्दीन खिलजी का एक टाइटल था सिकंदर सानी, तो उसको भी लिख लेते हैं। 1316 में इसकी मृत्यु, और इसका एक टाइटल सिकंदर सानी। तो इम्पोर्टेंट है इसको रीड करना, क्योंकि रिफॉर्म्स काफ़ी लाया था। इसने जमींदारी सिस्टम भी खत्म कर दिया था। अगर लैंड रिफॉर्म के अंदर लिख सकते हैं तो जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया था, यह खत्म कर दिया था, ठीक है। तो इसका रिफॉर्म्स हो गया, ऑर्डिनेंस हो गया, और जो कुछ इम्पोर्टेंट था, जमायत खाना भी है एक जो उसने बनवाया था, जमायत खाना, ठीक है। तो खिलजी वंश पूरा हो गया। इसके बाद अब तुगलक वंश देखते हैं।